चलो आज हमने करना है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन जिसके ऊपर आपने थोड़ी बहुत ही रिसर्च करनी है सबसे पहले, और उसके बाद आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्लास में बैठ के करना है ये, और मैं भी क्लास में बैठ के आपको आंसर भी लिख के दे दूंगा। द रीसेंट डिबेट over Charlie Hebdo and depiction of gods in sarcastic cartoons has sparked of a debate of right to freedom of speech and expression over right to religious freedom and sentiments, comma, and vice versa. Present your views over this issue. इस पूरे को लिखना है 200 वर्ड्स। प्रेजेंट योर व्यूज का मतलब मैं आपको जनरली बताता हूँ कि आपको दोनों साइड के व्यूज देने, कभी भी एक साइड के व्यू नहीं होते। ठीक है, शबनम अभी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अभी हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम अपना चाहे पढ़ लो, ठीक है, बाकी हम बात करो। ठीक है, तो मैंने एक्सक्यूज है, लिखना है जहाँ मर्जी से लिखो। ठीक है, तो इस इश्यू को थोड़ा सर्च करो नेट पे, कुछ दो को एडिटोरियल्स पढ़ो, सर्च करो कि आजकल यही इश्यू चल रहे हैं, और उसके बाद इसके ऊपर अपना लिखो। हाँ जी, प्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, पर वो उनके ऊपर कोई ना कोई लिमिट लगानी जरूरी है ना, किस हद तक। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों नहीं लगाई? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिमिटेशन है वो प्रेस के ऊपर भी तो लगती है। सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो सब कुछ हमारी प्रेस के ऊपर भी लगता है। और सिर्फ सिटीजन्स नहीं, सिटीजन्स के सिवा प्रेस हर एक के ऊपर लगती है। इंडियन एग्जाम्पल्स जोड़ के, ठीक है, मतलब ये वो है, इंडिया का इसे केस ना बनाओ, सिर्फ एज अ जनरलाइज्ड आंसर, ग्लोबलाइज्ड आंसर, ना तुम्हें फ्रेंच का लिखना ना तुम्हें इंडियन का लिखना। एग्जाम्पल ऑब्वियसली तुम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कोट कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि जहां पे तुम्हें सपोर्टिंग फैक्ट्स चाहिए, कुछ चाहिए, वो तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ले सकते हो, पर इसे इंडिया का एग्जाम्पल ना बनाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ से इंडिया पूछेगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस की तो बात ही नहीं की गई, मतलब वो एक इनडायरेक्ट वन ऑफ द थिंग्स है। ओवरऑल किसी के मतलब रिलीजन के अगेंस्ट बोल पाना ना बोल पाना क्या तुम्हारे दायरे में आता है या नहीं आता?
या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कहाँ तक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कहाँ तक नहीं करना चाहिए, कैसे, ये सब कुछ आपके आंसर में। तो करो शुरू पढ़ना, ठीक है। चलो अब मैं एक सैंपल आंसर दिखाता हूं। देखो जब तुमने आंसर लिखा तो बेसिकली ज्यादातर जो अभी तक मैंने आंसर पढ़े हैं वो इस्लाम की तरफ चले गए, रिलीजन के अंदर चले गए। तुमसे किसने पूछा है फ्री राइट टू फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? एग्जामिनर समझ के चल रहा है ना कि पहले ही पता है क्वेश्चन पूछे वैसे क्या है। ना तुमसे ये पूछा गया है कि रिलीजन क्या है, ना तुमसे ये पूछा गया है कि चार्ली हेप्टो क्या है, वो तो उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बताया है। सबसे पहली चीज जो तुम्हारे लिए है बिफोर वी डिस्कस तुम्हें आंसर बनाना कैसे, उसके लिए इस क्वेश्चन को दोबारा से विजिट करना जरूरी है। तुमने ये चीजों पर रुक गए हो, ये चीजों पर रुक गए हो, ये चीजें नहीं पढ़नी है। तुम्हें बात की गई है जो एक्चुअली बात है, तुम्हें बात की गई है इसकी और इसके बदले इसकी। सिर्फ क्वेश्चन में ये दो चीजों को के बारे इन्हें बैलेंस करने बारे पूछोगे। चार्ली हेप्टो सिर्फ एक एग्जांपल है, ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। इसकी जगह कल दूसरा आंसर अगर मैंने सबरीमाला वाला बनाना हो तो सबरीमाला कर दूंगा और स्पीच और एक्सप्रेशन की जगह राइट टू लाइफ और उस सब के ऊपर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वेश्चन में एग्जांपल होते हैं, जिसे आपने पूरा का पूरा कभी सारा जोड़ के नहीं चलना होता। मेन वर्ड्स के को ढूंढो, उनकी ओर फोकस करो, इनके ऊपर आपका आंसर है। बाकी सारी चीजें फालतू हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारी चीजों का कोई रेलेवेंस नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारा और तुम्हें कंटेक्स्ट देने के लिए लिखी गई है। अगर पॉजिटिव सेंस में उन्हें लेना चाहोगे बस कंटेक्स्ट के लिए लिखी गई है, पर इसका ये मतलब नहीं तुम सिर्फ उसी कंटेक्स्ट में फंसे रह जाओ, ठीक है। तुम्हें सारे के सारे कंटेक्स्ट समझने जरूरी है, क्लियर है जैसे इसके अंदर आ रहे हैं। तो कंटेक्स्ट सिर्फ इसके बीच का, आपको इसके बीच की डिबेट सेटल करनी है। चार्ली हेप्टो तो बस एक जरिया है इस डिबेट को आपको क्वेश्चन जस्टिफाई करने का, सिर्फ एक एग्जांपल, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो मैंने लिखा है मैं ये नहीं कहता हूँ कि परफेक्ट आंसर है, पर एटलीस्ट जल्दबाजी में जो भी लिखा है आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा इससे। I do not agree with what you say, but I will defend to the that's your right to say it. ये वोल्टेयर की कोट है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट मानी जाती है वोल्टेयर की, कि आप जो कहना चाहते हो शायद मैं उसके साथ एग्री ना करूं, पर मैं तब भी डिफेंड करूंगा क्योंकि तुम्हारा राइट है उसे। इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जहां पे भी है तुम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके सिवा इसके बाद इंट्रोडक्शन मैंने सिर्फ एक लाइन की लिखी, ठीक है। जरूरी नहीं है तुम्हें 3-4 लाइनों तक जाना जरूरी है। अगर पहले तुमने जैसे कोड यूज की है तो तुम्हें कोड को एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं है। अगर ज्यादा डिफिकल्ट कोड है तो एक्सप्लेन कर दो, अगर उसका मतलब डायरेक्ट है तो तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। The right to express one's thought is of utmost importance, but needs to seek an appropriate balance with decency. बस इतने इंट्रोडक्शन में मैंने बस इतना, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या मतलब समझाया कि राइट टू एक्सप्रेस मैंने बता दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर उसमें कोई बैलेंस होना चाहिए, दैट्स इट। कोई कहानी नहीं बनाई है, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा क्वेश्चन आगे कहानी तो होता है।
अगर तुम्हारा जितने में बस तुम अगले चीज को जस्टिफाई कर पाओ कि शुरू कैसे करोगे, उतने में हो जाना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर शुरुआत में टाइम भी लगता है तो 3 से 4 लाइनों में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मुझे कोट आती थी तो मुझे नीचे इंट्रोडक्शन सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। यही तक ही है। हाँ, चार्ली हेप्टो, तो मैंने क्वेश्चन में एक जो एग्जांपल दिया था, बस एक बार ये वर्डिंग पूरे मेरे क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा, दूसरी बार इसका नाम नहीं मैंने मेंशन किया। चार्ली हेप्टो एंड द फ्रेंच सोसाइटी एज अ होल प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज अ प्रो लिबरल, ऐसे वर्ड्स हमेशा कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें यूज करना जरूरी होता है पेपर में। ठीक है, जो अट्रैक्टिव वर्ड्स लगे, प्रो लिबरल फ्रीडम लविंग सोसाइटी। तो फ्रेंच अपने आप को ऐसे ही शो करते हैं। द यूरोपियन रेनेसांस, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टिक करना है? हर सब्जेक्ट के अंदर जंप करके देखो कहां से क्या मिलता है। The European Renaissance has promoted the thought of free flow of ideas throughout the society fabric. तो यूरोप में ही हुआ था कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज उसे प्रमोट किया था। बट दी मोस्टली होमोजेनस सोसाइटी, ये मैंने फ्रेंच की एक और प्रॉब्लम को बिना उनके नाम दिए पॉइंट आउट किया। होमोजेनस सोसाइटी क्यों? मोस्टली होमोजेनस सोसाइटी का क्या मतलब है? सिमिलर, ज्यादातर क्योंकि क्रिश्चियंस हैं और उनके ऊपर से अप्रोच सेम, कल्चर वाइज ऑलमोस्ट सारा एक ही लैंग्वेज है उनकी। ठीक है, फ्रेंच उनकी लैंग्वेज है, ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, तो बहुत ही होमोजेनस सी पॉपुलेशन। बट द मोस्टली होमोजेनस सोसाइटीज experiencing changes with inflow of immigrants and with them induction and clash of cultural ideas। नए आइडियाज डायरेक्टली, मैंने क्लैश और डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तुम्हें ये भी लिखना है कि पॉजिटिव चीज भी आती है, नहीं तो तुम एंटी इमिग्रेंट हो। पहले इंडक्ट करो फिर क्लैश करो। बाहर से नए लोग आएंगे, अगर जैसे हम क्राइसिस क्या है कि बाहर से इतने सारे मुस्लिम जो आ रहे हैं, उनके अपने सेंटिमेंट्स, उनकी अपनी कल्चर। ऑब्वियसली तुम भी यहाँ से अगर किसी फॉरेन कंट्री शिफ्ट होते हो, नो मैटर मुस्लिम्स को स्पेसिफिक क्यों, तुम भी कहीं शिफ्ट होते हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम रातों रात फ्रेंच बन जाओगे। तुम्हारे अपने कल्चर जिसके साथ तुम बड़े हुए हो, वैल्यूज तो तुम हमेशा होल्ड करोगे, तो वो सबके साथ ही है। ठीक है, बस यहाँ पे ये पैराग्राफ करेंगे। हर पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। किसी भी पैराग्राफ को पढ़ के देख लो, अब पिछले पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ से पढ़ के देख लेना, वो कहीं ना कहीं वो सेम बात कंटिन्यू करेगा किसी और डायरेक्शन में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो मैं उस साइड पे ले गया कि हाँ ये वैल्यू है, बट नीड टू बी बैलेंस विद रिलीजियस एंड सोशल सेंटिमेंट्स। तो मैंने सिर्फ से रिलीजन के नहीं, सोशल सेंटिमेंट से जोड़ दिया। रिलीजन बीइंग अ मेजर डोमेन ऑफ अ पर्सन लाइफ इज अ सेंसिटिव इशू एंड शुड बी बैलेंस्ड विद अदर थिंग्स। तो ये सिर्फ एक सिंपल पैराग्राफ है जो नीचे अगले पैराग्राफ के साथ मैंने कनेक्ट करना था उसके लिए। religion have Religions have traditionally shown themselves to be conservative and intolerant. Religions conservative होते हैं and intolerant to new ideas, but even they need to reform themselves. But they need to reform themselves to understand the एक नया right मैंने खुद इंट्रोड्यूस कर दिया, right to be offended। ठीक है, ये राइट टू ऑफेंडेड मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया अगली लाइन से जोड़ने के लिए। अ मैन्स लाइफ एंड डिग्निटी कैन नॉट बी बिलो अ रिलीजियस डिग्री। क्योंकि आपके क्वेश्चन ने जो चीज की तरफ पॉइंट आउट किया है, हुआ क्या है, टेररिस्ट अटैक हुआ। टेररिस्ट अटैक क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की फोटो छप गई है। तो रिलीजन कहीं ना कहीं ये समझ, रिलीजन या रिलीजियस पर्सन ये नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा राइट टू ऑफेंड, ऑफेंड होने का भी तुम्हारा राइट है। अगर तुम्हें कोई चीज बुरी लगती है उसे कहते हैं राइट टू बी ऑफेंडेड। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी रिलीजियस डिग्री किसी की लाइफ और डिग्निटी से ऊपर। ठीक है, acceptance should become one of the principles of religious societies। तो इसे मैंने रिलीजन को कैसे रिफॉर्म करना और रिलीजन में क्या कमी है उसकी तरफ ले गया।
ऊपर मैंने दो, जिससे ऊपर वाला पैराग्राफ था, मतलब इस ऊपर से ऊपर वाला जो मतलब मेरा सेकंड पैराग्राफ था चार्ली हेप्टो वाला, उसमें मैंने राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन को इनडायरेक्टली लिखा हुआ, ठीक है, वही लिबरलिज्म आइडियाज उन चीजों की बात की है, पर वहां पे मैंने उसे क्रिटिसाइज कर दिया कि वो नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने में खुद फेल हो रहे हैं, यहाँ पे रिलीजन क्रिटिसाइज कर दिया, पर किसी को भी मैंने डायरेक्टली टारगेट नहीं किया है। मैंने क्वेश्चन के वर्ड उठा के आंसर में नहीं लिखे हैं, वो स्कूल में होता था कि क्वेश्चन में जो लिखा है उसी से हेडिंग बना लो। ये स्कूल नहीं है, ये लाइफ का पेपर है, कल आईएएस बनना है, ठीक है, सबसे ज्यादा शब्द घुमाने ही आने चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन राइट टू लाइफ, उसमें दोनों चीजों को मैंने जोड़ दिया कि मैं लाइफ में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन है मेरा। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स बोथ द फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड द फ्रीडम टू प्रीच। तो मैं एक्सप्रेशन का भी फ्रीडम है और प्रीच करने का। फॉर अ पीसफुल एक्सिस्टेंस सोसाइटी नीड्स टू क्रिएट अ डेलिकेट बैलेंस। The right should find balance with duties towards others. कि तुम ना ऑफेंड करो, और दूसरी साइड पे मतलब ड्यूटीज से कहा मैंने जोड़ा है, ड्यूटीज का इसका क्या मतलब है कि ना किसी को तुम पहली बात तो ऑफेंड करो, ना किसी को तुम हर्ट करो, किसी की जान लेना भी वो भी तुम्हारी ड्यूटी है कि किसी को चोट ना पहुंचे तुम्हारी वजह से, ठीक है, जिन्होंने क्वालिटी पढ़ी हो। अब एक चीज ये क्यों, उस दिन में मैंने चलो आंसर लिखना था, आज मैंने तभी लिखा है टाइम निकाल के कि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें अपनी नॉलेज को एक छोटे स्केल पे इमेजिन नहीं करना। फेयर रेंज में अगर एक ही स्कोप में आंसर लिखोगे, पर इसका ये मतलब नहीं इम्प्रूव नहीं हो सकते, पहला दिन था, ठीक है, पर रोज लिखोगे, रोज इस पर्सपेक्टिव से सोचो मैं कहां कहां से आइडियाज ला सकती हूँ, ठीक है। तुम्हें कभी भी क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में सिर्फ मेन वर्ड्स देखो, उन मेन वर्ड्स को तुम एड्रेस कैसे करोगे उसके बारे में सोचो, बाकी क्वेश्चन से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। अनटिल अनलेस तुमने कहीं पे बस उसका एग्जांपल देना है, ठीक है, तुम ऐसा ना दिखे कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। तो एक जगह बस चार्ली हेप्टो एक जगह पे आया हुआ, और वो मैंने पहला वर्ड लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर पहला वर्ड तो देख ही लेगा, तो मैंने जानबूझ के पहला वर्ड लिखा। मैं फ्रेंच सोसाइटी और उसके अंदर न्यूज़पेपर कहीं आगे भी लेके आ सकता था, मैंने चार्ली हेप्टो को ही सबसे आगे डाल दिया, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा अच्छा चार्ली हेप्टो इसके बारे में कुछ होगा, अगर उसमें ऊपर से भी क्वेश्चन पढ़ना है, उसे हर लाइन में अलग मतलब दिख रहा है। सारे लाइंस की स्टार्टिंग देख लो, सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड्स देखो, मैंने तुम्हें बार बार बताया हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग जरूरी होती है। पहले मैं चार्ली मतलब चलो पहले तो ऊपर इंट्रोडक्शन होगी, राइट टू एक्सप्रेस सब कुछ हो गया, चार्ली हेप्टो, फ्रेंच सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिलीजन, उसकी लाइन यहाँ पे आएगी, और फिर आखिरी में राइट टू लाइफ। इसमें मैं दोनों को बैलेंस किया। अब ये लिखना है, तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ स्क्रीन को और रिकॉर्डिंग कर